Hello students, I am Manish Gupta from Shujyoti Educational Group. Today we will study Sociology, Chapter 3, Understanding Social Institution. There are variety of social institutions exist in our country or in our society. तो उसके अंदर जो मेन सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं हम उसके बारे में अपन इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे. तो we saw that each of us an individual occupies a place or location in society. तो जितने भी हम इंडिविजुअल्स हैं सोसाइटी के अंदर हमारा पर्टिकुलर एक प्लेस है, लोकेशन है हमारी. तो ईच ऑफ अस हैज ए स्टेटस and a role or roles, but these are not simply what we as individuals choose. तो जितने भी पर्सन है सोसाइटी के अंदर, कोई भी पर्सन रह रहा है सोसाइटी में, सबका अपना अपना रोल है और वो रोल एक से ज्यादा भी रोल हो सकते हैं, ऐसा नहीं केवल एक ही रोल है. तो बट दीज आर नॉट सिंपली व्हाट वी एज इंडिविजुअल चूज. यार ये जो रोल है ये कोई हमें हमारी मर्जी से चूज नहीं किए कि जस्ट लाइक जैसे कि यहाँ पर इसलिए एग्जांपल दिया कि दे आर नॉट लाइक रोल्स ए फिल्म एक्टर मे और मे नॉट ऑप्ट टू डू. यानी आप एक फिल्म का कोई एक्टर काम कर रहा है तो उसको पर्टिकुलर कोई रोल दिया गया है और वो उस रोल के लिए एक्सेप्ट भी कर सकता है, उस रोल को रिजेक्ट भी कर सकता है. तो फिल्म के अंदर तो ऐसा चल सकता है, लेकिन सोसाइटी के अंदर ये चीज पॉसिबल नहीं है. आपको जो रोल है वो सोसाइटी की तरफ से मिला है और आपको उस रोल को परफॉर्म करना है सोसाइटी के अंदर रह करके. तो देयर आर सोशल इंस्टीट्यूशन दैट कंस्ट्रेन एंड कंट्रोल, पनिश एंड रिवार्ड. तो यहां पर ये कह रहा है कि क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, और ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं ये सोसाइटी के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको कंस्ट्रेन भी कर रहे हैं, प्रतिबंधित भी करते हैं और उनको कंट्रोल भी करके रखते हैं. यानी कहने का मतलब क्या है कि हर ईच एंड एवरी सोसाइटी हैज इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशन, और जो लोग उस सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं वो लोग उन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं. तो अगर आप उससे आउट जाते हैं तो इसका मतलब आप सोसाइटी के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं. तो सोसाइटी जो रूल्स हैं के बेस के ऊपर सोसाइटी लोगों को क्या कर रही है, प्रतिबंधित भी करती है, कंट्रोल भी करती है और पनिश भी करती है, रिवार्ड भी देती है. पनिश का मतलब अगर आपने रोल तोड़ा है तो सोसाइटी की तरफ से जो भी पनिशमेंट है वो आपको मिलेगा. अगर आपने अच्छा काम किया है तो सोसाइटी के अंदर आपकी वाही होगी. तो दे कुड बी मैक्रो. अब मैक्रो का मतलब यहां मैक्रो मीन्स लार्ज और माइक्रो मीन्स स्मॉल. तो यहां पे जो मैक्रो का जो वर्ड्स आएगा उसको हम किससे लेंगे बेटा, लार्ज से, और जो माइक्रो वर्ड्स है उसका मतलब किससे लेगा, स्मॉल से. तो मैक्रो का मतलब हम लार्ज यानी हमारी लार्ज सोसाइटी. अब लार्ज सोसाइटी क्या हो सकती है, आपके स्टेट के रूप में भी आप इसको ले सकते हैं, और स्मॉल यानी सोसाइटी के हिसाब से इसका एग्जांपल अपन ले लें एक एज ए फैमिली, उसके अंदर भी ये आ सकता है. तो बेटा दे कुड बी मैक्रो. तो मैक्रो का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, एक लार्ज सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे कि आपका स्टेट, और माइक्रो क्या है आपका, एक फैमिली, एक स्मॉल सोशल इंस्टीट्यूशन. तो इस चैप्टर के अंदर जो हम मेन जो स्टडी करेंगे कि जो हमारे इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे. यानी जो हमारे सोसाइटी के अंदर जो मेन रीजन्स हैं, इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन हैं, उस इंस्टीट्यूशन का, उन रीजन्स का स्टडी हम इसमें करेंगे. यानी वो कौन से हैं आपकी, जस्ट लाइक आपका फैमिली है, मैरिज एंड किनशिप यानी परिवार, मैरिज और नातेदारी, किनशिप, आपका पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, रिलीजन, एजुकेशन. तो ये क्या है, हमारे सोसाइटी के मेन रीजन्स हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे. अभी करेंगे इन द ब्रॉडेस्ट सेंस एन इंस्टीट्यूशन
इज समथिंग दैट वर्क्स अकॉर्डिंग टू रूल्स एस्टेब्लिश्ड और एट लीस्ट एक्नॉलेज्ड बाय लॉ और बाय कस्टम। तो यदि ब्रॉडेस्ट सेंस के अंदर हम इसको निकालें तो इसका मतलब क्या निकलेगा, यानी इंस्टीट्यूशन क्या है। जैसा कि मैंने पहले बताया अभी आपको कि हर सोसाइटी के अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं। तो इंस्टीट्यूशन क्या है, किसे कहा जाएगा, जिसके जो कि एक एस्टैब्लिश्ड हो, स्थापित हो और उसके अपने खुद के रूल्स रेगुलेशन हो और उन रूल रेगुलेशन को सोसाइटी फॉलो करे, या फिर उसका अपना कस्टम हो, उस कस्टम के रूल्स रेगुलेशन हो और उसके बेस के ऊपर सोसाइटी के लोग उस रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करें। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा गया है, इंस्टीट्यूशन। यानी किस इंस्टीट्यूशन किसे कहा जाएगा कि जो स्थापित हो और कम से कम रूल्स के या कस्टम पर के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उसके अनुसार वो कार्य करता हो, उसे क्या कहा गया है, इंस्टीट्यूशन। तो एंड हुज रेगुलर एंड कंटिन्यूअस ऑपरेशन कैन नॉट बी अंडरस्टैंड विदाउट टेकिंग दोज रूल्स इनटू एन अकाउंट। तो यहां पर तो जब तक हम इसके जो रेगुलर निरंतर कार्य चालन है इसका, या रेगुलर बेसिस के ऊपर जो रूल्स वगैरह को हम जब तक इसको हम नहीं समझ लेते तब तक इसको समझा नहीं जा सकता है। यानी अगर आप सोसाइटी को आप स्टडी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उस सोसाइटी के जो रूल्स हैं उनको आपको समझना पड़ेगा। तो इंस्टीट्यूशंस इम्पोज कंस्ट्रेंट ऑन इंडिविजुअल्स। तो जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंधित भी करती हैं। तो केवल प्रतिबंधित ही नहीं करती, दे आल्सो प्रोवाइड हिम और हर विद अपॉर्चुनिटी। यानी लोगों को ये साथ में क्या प्रोवाइड कराती है, अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कराती है, अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कराती है लोगों को। तो एन इंस्टीट्यूशन कैन आल्सो बी व्यूड एज एन एंड इन इटसेल्फ। तो यहां पर ही कह रहा है कि यहां पर जो इंस्टीट्यूशन है उनको लोगों ने क्या समझ लिया, अपना एक लक्ष्य मान लिया, एक टारगेट मान लिया। और इंडीड पीपल हैव व्यूड द फैमिली, रिलीजन, स्टेट, इवन एजुकेशन एज एन एंड इन इटसेल्फ। और यहां तक कि जो लोगों ने परिवार है, धर्म है, राज्य है और इवन देन एजुकेशन को भी अपने एक लक्ष्य के रूप में, इसको एक टारगेट के रूप में उन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया है। तो एन इंस्टीट्यूशन कैन आल्सो be viewed as an end in itself. Indeed, people have viewed the family, religion, state और even education as an end in itself. यानी इन्होंने इसको अपना लक्ष्य भी मान लिया और इन चीज़ों को भी इसने अपने एक लक्ष्य के रूप में स्थापित कर लिया। तो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। अब अलग अलग फॉर्म है इनको समझने की। तो पहली जो उसने फॉर्म दी है फंक्शनलिस्ट और सेकंड बने हैं कॉन्फ्लिक्ट। तो इस चैप्टर के अंदर अपनी जो शुरुआत जो अपन करते हैं यहाँ पर किससे, सबसे पहले आता है फंक्शनलिस्ट, फंक्शनलिस्ट व्यूज। अब फंक्शनलिस्ट क्या है, यानी काम करने वाले लोग, उसके भी इसके ऊपर इसको रखा गया है। यानी इसके अंदर कह रहा है कि एक फंक्शनलिस्ट व्यूज अंडरस्टैंड सोशल इंस्टीट्यूशन एज ए कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ सोशल नॉर्म्स, बिलीफ्स, वैल्यूज एंड रोल relationship that arise in the response to the needs of society। अब जनरली वैसे तो फंक्शनलिस्ट आप समझ पाएंगे तो बेटर है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकार्यवादी। तो आप तो इसको फंक्शनलिस्ट के नाम से ही जाने कि जो फंक्शनलिस्ट क्या है, ये सोशल इंस्टीट्यूशन को, यानी हर सोशल इंस्टीट्यूशन के अपने अपने सोशल नॉर्म्स होते हैं, उनके बिलीव्स हैं, वैल्यूज़ हैं, रोल्स हैं और उस बेस के ऊपर ये सोसाइटी की ज़रूरत भी है। तो ये फंक्शनलिस्ट है जो इन सारी चीज़ों को एक जटिल ताने बाने के रूप में इनको देखता है।
यानी एक सोसाइटी के अंदर उसके अपने अपने नॉर्म्स हैं, उनकी आस्थाएं हैं, उनकी वैल्यूज़ हैं, और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्मित संस्थाएं भी हैं जो उनकी ज़रूरतों को पूरा करती है। तो इन सबको ये किसके रूप में देखता है? एक कॉम्प्लेक्स सेट के रूप में देखता है, यानी जटिलता आने वाले के रूप में देखता है। तो अकॉर्डिंगली वी फाइंड इनफॉर्मल एंड फॉर्मल सोशल इंस्टीट्यूशन इन सोसाइटी, यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन इन सोसाइटी। फर्स्ट वन इज इनफॉर्मल एंड सेकेंड वन इज फॉर्मल। अब इनफॉर्मल क्या है? जैसे कि आपकी फैमिली है, रिलीजन है, दैट इज इनफॉर्मल सोशल इंस्टीट्यूशन। और जबकि आपका लॉ एंड एजुकेशन, ये क्या माना गया है? इसको फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। सेकेंड व्यू आता है हमारा कॉन्फ्लिक्ट व्यू। अब कॉन्फ्लिक्ट व्यू के अंदर क्या है? एक कॉन्फ्लिक्ट व्यू होल्ड दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर नॉट प्लेस्ड इक्वली इन सोसाइटी, यानी आप एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट के उस पर जा रहे हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट के उसके ऊपर जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि देयर आर वेराइटी ऑफ पीपल आर लिविंग इन सोसाइटी। अब सबका अपना अपना स्टेटस है, अपने अपने व्यूज है। तो ये कहता है कि इंडिविजुअल्स जो हैं उन सबको सोसाइटी के अंदर इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा। दे आर नॉट प्लेस्ड इक्वली इन सोसाइटी, उनको एक जैसा स्थान नहीं है। ऑल सोशल इंस्टीट्यूशन वेदर फैमिलियल, religious, political, economic, legal or educational will operate in the interest of the dominant section of society, be it class, caste, tribe or gender। तो यहाँ पर क्या है? जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे रिलीजियस हो, चाहे पॉलिटिकली हो, इकोनॉमिकली हो, एजुकेशन, अब ये जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो किसके इंटरेस्ट में काम करेंगे? जो सोसाइटी के अंदर डोमिनेंट ग्रुप है उसके इंटरेस्ट में रह करके वर्क करते हैं। नो मैटर चाहे वो किसी भी क्लास का हो, कास्ट का हो, ट्राइब का हो, इट डजंट मैटर। यानी जो डोमिनेंट ग्रुप है उसके इंटरेस्ट के अंदर ये सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशन हैं वो वर्क करेंगे। तो the dominant social section not only dominate political and economic institution but also ensure that the ruling class idea become the ruling ideas of a society। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो dominant social section है, जो dominate कर रहा है, वो केवल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन को ही डोमिनेट नहीं करता, यानी उनके ऊपर ही जो डोमिनेंट सेक्शन है वो अपना प्रभाव बना के नहीं रखता, यानी पावर भी उसके पास में आ जाए, पैसा भी उसके पास में आ जाए, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, बल्कि वो क्या करते हैं? इससे भी एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। वो कहते हैं बट आल्सो इंश्योर दैट द रूलिंग क्लास आइडिया बिकम द रूलिंग आइडियाज ऑफ ए सोसाइटी, यानी जो रूलिंग क्लास है, यानी इट मीन जो डोमिनेंट ग्रुप के जो विचार है वो ही सोसाइटी के विचार बन जाए, जिससे कि किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट आगे क्रिएट ही ना हो। तो दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द आइडिया देयर आर जनरल नीड्स ऑफ ए सोसाइटी। तो यह विचार इस विचार से बिल्कुल भिन्न है कि किसी समाज की सामान्य आवश्यकताएं होती है, यानी हर समाज की अपनी अपनी आवश्यकताएं होती है। अब आता है हमारा फैमिली, मैरिज एंड किनशिप, यानी परिवार, विवाह और नातेदारी, यानी एक दूसरे से आपका क्या रिश्ता है। अब इसके ऊपर भी अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट हुए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए, उन्होंने अपने अपने व्यूज़ दिए, एक बहुत बड़ा रिसर्च किया गया इसके ऊपर। तो यहाँ पे भी यही कह रहा है कि सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी have over many decades conducted field research across culture to show how the institution of family, marriage and kinship are important in all society, and yet their character is different in different society। तो जितने भी मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो सोशियोलॉजी है और जो सामाजिक मनोविज्ञान एंथ्रोपोलॉजी है, उन लोगों ने कई सालों तक इसके ऊपर रिसर्च किया और कई सारी जो कल्चर थे उनको भी दर्शाने का प्रयास किया कि भाई कैसे ये अलग अलग समाजों में
अलग अलग कल्चर होते हुए भी जो परिवार है या आपका मैरिज है या किनशिप है, या आखिर में ये सारी चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हैं, जबकि हर सोसाइटी का अपना अपना कल्चर है। यानी कल्चर डिफरेंट होने के बावजूद भी ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट क्यों हैं। तो दे हैव आल्सो शोन हाउ द फैमिली द प्राइवेट स्फेयर, यानी इन्होंने ये भी बताया कि जो फैमिली यानी निजी क्षेत्र के अंदर और इज लिंक टू इकोनॉमिक, पॉलिटिकली, कल्चरली, एजुकेशन इन पब्लिक स्फेयर, यानी फैमिली का लिंक, फैमिली आपकी प्राइवेट पार्ट है और आपका जो इकोनॉमिक है, पॉलिटिकली है, कल्चर है, ये पब्लिक है यानी सभी लोगों का है, उसका आपस में किस तरह से लिंक जुड़ा हुआ है। तो उसके बारे में बताता है ये कि अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिस्ट द फैमिली परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट टास्क, जो फैमिली है वो कई तरह के काम पूरा करती है और सोसाइटी की बेसिक नीड्स को भी क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है, और साथ में एंड हेल्प्स टू परपेचुएट सोशल ऑर्डर, जो हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उनको भी बनाए रखती है। तो द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव आर्ग्यू दैट द मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी फंक्शन बेस्ट इफ वीमेन लुक आफ्टर द फैमिली एंड मैन अर्न द फैमिली लाइवलीहुड। तो यहाँ पर यही कहता है कि भाई जो फंक्शनलिस्ट है वो ये क्या बताते हैं कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उसके अंदर बहुत अच्छी तरह से काम कर सकती है इफ वीमेन लुक आफ्टर द फैमिली एंड मैन अर्न द फैमिली लाइवलीहुड, यानी इसलिए क्या करा कि वर्क को डिवाइड कर दिया मेल में और फीमेल में। तो मेल पर्सन के लिए कह रहा है कि भाई वो तो क्या करे, मेल पर्सन का मेन काम क्या हो कि वो घर से बाहर जाकर के पैसा कमा के लेके आए, लाइवलीहुड को अर्न करके लेके आए, और फीमेल क्या करे, अपनी फैमिली की देखभाल करे। ये उनका व्यूज था कि भाई अगर ये सिस्टम चलता है तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। लेकिन इन इंडिया स्टडीज हाउएवर सजेस्ट दैट फैमिलीज नीड नॉट बिकम न्यूक्लियर इन एन इंडस्ट्रियल पैटर्न ऑफ इकोनॉमी। तो इंडिया के अंदर अब ये बात आ रही है कि फैमिली भी आपकी, वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ फैमिली, एक न्यूक्लियर फैमिली है, एक जॉइंट फैमिली है। तो यहां पर ये कह रहा है कि स्टडीज बताती है कि ये सजेस्ट भी करती है कि जो फैमिलीज है उनको न्यूक्लियर होने की जरूरत नहीं है। इंडस्ट्रियल पैटर्न जो चल रहा है इकोनॉमी का, उसके अंदर फैमिलीज को न्यूक्लियर होने की जरूरत नहीं है। दिस इज बट वन एग्जाम्पल टू शो हाउ ट्रेंड्स बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ऑफ वन सोसाइटी कैन नॉट नेसेसरली बी जनरलाइज। तो यहां पर ये कहता है कि जो फैमिली है वो आपके वापस लो, एक सेकेंड। तो ये कहता है कि दिस इज बट वन एग्जाम्पल टू शो, ये कहता है कि हाउ ट्रेंड बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ऑफ सोसाइटी कैन नॉट नेसेसरली बी जनरलाइज, यानी एक समाज के आपने कुछ एक्सपीरियंस लिए और उसके अनुभवों के आधारित जो आपके प्रवृत्ति है उसको एक तरह से सामान्यकरण नहीं किया जा सकता, जनरलाइज नहीं किया जा सकता। यानी जो एक समाज की प्रवृत्ति है ये नहीं कह सकते वो सारे समाज की प्रवृत्ति होगी। चेंज। तो द न्यूक्लियर फैमिली इज सीन एज द यूनिट बेस्ड इक्विपाइड हैंडल द डिमांड्स ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी बाय द फंक्शनलिस्ट। तो यहां पे कह रहा है कि जो न्यूक्लियर फैमिली है ये फंक्शनलिस्ट न्यूक्लियर फैमिली इसको क्या बताते हैं कि जो न्यूक्लियर फैमिली है वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी की नीड्स को पूरी करने वाली एक सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन है। क्योंकि इंडस्ट्रियल सोसाइटी के न्यूक्लियर फैमिली है तो इसका मतलब उसको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होगी, उनकी परचेसिंग पावर ज़्यादा है, उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। रिक्वायरमेंट ज़्यादा है भाई, एक पर्सन एक नया घर बसा रहा है, उसको चकला बेलन किचन का सामान भी चाहिए, तो उसको एज अपना बेडरूम का भी सामान चाहिए, दूसरी चीज़ें भी उसको चाहिए, तो मार्केट की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। तो जब वो मार्केट की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है तो इसका मतलब वो पर्सन क्या है, एक मार्केट के से अटैच हो रहा है और साथ में
ये कह रहा है कि समाज की आवश्यकता को पूरी करने वाली एक बेस्ट इंस्टीट्यूशन के रूप में उसको देखा जाता है। तो यहां पर ये कह रहा है कि भाई इस टाइप की फैमिली के अंदर कि वन एडल्ट कैन वर्क आउटसाइड द होम, यानी अब यहां फैमिली के लिए रिक्वायर्ड है हस्बैंड वाइफ। तो यहां पर ये बता रहा है कि जो वन एडल्ट एक पर्सन जो है फैमिली का वो क्या करे, घर से बाहर, यानी मेल पर्सन के लिए कह रहा है ये कि घर से बाहर जाकर के पैसा कमा के लेके आए, और दूसरा यानी वाइफ जो है वो घर की देखभाल करे। लेकिन प्रैक्टिकल बेसिस के ऊपर ये कहता है कि दिस स्पेशलाइजेशन ऑफ रोल्स विद इन द न्यूक्लियर फैमिली इन्वॉल्व्स द हस्बैंड एडॉप्टिंग द इंस्ट्रूमेंटल रोल एज ए ब्रेड विनर। यानी यहां पर कह रहा है कि ये जो आपका स्पेशलाइजेशन कर दिया आपने कि भाई मेल का रोल ये रहेगा, फीमेल का रोल ये रहेगा, कि भाई हस्बैंड का क्या रोल है कि वो ब्रेड विनर, एक आजीविका कमाने वाला, और वाइफ का रोल क्या रहेगा, एक भावनात्मक अफेक्टिव इमोशनल रोल होगा डोमेस्टिक लाइफ के अंदर। तो दिस विजन इज क्वेश्चनेबल बिकॉज इट इज जेंडर अनजस्ट। तो इसके ऊपर भी एक तरह से क्वेश्चन मार्क लगाया जा सकता है, क्योंकि एक तरह से ये जेंडर के साथ में क्या कर रहे हैं, अपन उसको अनुचित मान रहे हैं। तो सच ए सेपरेशन आल्सो सजेस्टेड मैन आर नेसेसरली द हेड्स ऑफ हाउस होल्ड। तो इस सजेशन के अंदर क्या माना जाता है कि जो पैसा कमा के ला रहा है पर्सन, मेल पर्सन है, वो परिवार की मुखिया है। तो जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। अब आता है हमारा वेरिएशन इन फैमिली फॉर्म्स। तो यहां पे कह रहा है कि सेंट्रल डिबेट इन इंडिया हैज बीन अबाउट द शिफ्ट फ्रॉम न्यूक्लियर फैमिली टू जॉइंट फैमिली। तो भारत के इंडिया के अंदर एक मुख्य बहस छिड़ गई कि भाई जो न्यूक्लियर फैमिली से जॉइंट फैमिली जो है उसके बारे में, भाई कौन सी फैमिली अच्छी है, कौन सी फैमिली सही नहीं है। तो यहां पे कह रहा है वी हैव ऑलरेडी सीन दैट हाउ द सोशियोलॉजी को इसके ऊपर क्वेश्चन उठा है। द फैक्ट इज दैट न्यूक्लियर फैमिली हैव ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंडिया। ऐसा नहीं है कि भाई इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर हम आ गए हैं तो सब ये जो न्यूक्लियर फैमिली अभी ही डेवलप हुई है। न्यूक्लियर फैमिली हमारे हिस्टोरिकल टाइम से ही एग्जिस्ट कर रही थी इंडिया के अंदर। और किस ग्रुप के अंदर, जो डिप्राइव्ड कास्ट है, डिप्राइव्ड क्लास है, उसके अंदर न्यूक्लियर फैमिली बहुत पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है। अब यहां पर ये बताते हैं कि भाई एक सोशलिस्ट थे A.M. शाह, वो कहता है कि रिवर्स दैट इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया द ज्वाइंट फैमिली हैज स्टेडली इंक्रीज। आज़ादी के बाद में जो ज्वाइंट फैमिली है वो तेजी से बढ़ी है। न्यूक्लियर फैमिली तो है, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली ने कहने का मतलब इसका क्या है कि ये नहीं कि भाई ज्वाइंट फैमिली को खत्म कर दिया है। द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इज दैट इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू हिम। और उसका मेन रीजन क्या रहा कि लोगों की जो एवरेज एज थी वो इंक्रीज हो गई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई। तो यहां पर कह रहा है कि भाई इंक्रीज कैसे, कि इट हैज इंक्रीज फ्रॉम 32.5 से 55.4 ईयर्स फॉर मैन। यानी जहां आपके 1941 के से 50 के अंदर कितनी थी 32.5, वो बढ़ के कितनी हो गई 55.4 85 तक। और फीमेल की 31.7 थी, वो बढ़ के कितनी हो गई 55.7 ईयर्स हो गई। तो कॉन्सिक्वेंटली द प्रोपोर्शन ऑफ एज्ड पीपल यानी 60 ईयर्स एंड अबव इन द टोटल पॉपुलेशन हैज इंक्रीज। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने से जो पर्सन 60 ईयर्स से ऊपर के थे उन लोग का भी प्रोपोर्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो डाइवर्स फैमिली फॉर्म्स आर फाउंड इन डिफरेंट सोसाइटी। अब सोसाइटी के अंदर अलग अलग तरह की फॉर्म्स हैं। अब यहां पर ये कहता है
with regard to the rule of residence. Some societies are matrilocal in their marriage and family custom while others are patrilocal. तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई अलग अलग सोसाइटी के अंदर अलग अलग फैमिलीज के अलग अलग फॉर्म्स पाए जाते हैं। अब ये जो फॉर्म्स हैं वो किस बेसिस के ऊपर हैं? वो रेजिडेंस के नियम के अनुसार है। कुछ समाज है जो अपने विवाह है, मैरिज है, उस बेस के ऊपर, मैरिज के बेस के ऊपर जो पारिवारिक टर्म्स चल रही हैं वो भी उसमें भी अलग अलग है। यानी किसी जगह तो क्या है मैट्रीलोकल, यानी इसको हिंदी में बताऊं मातृ स्थानिक, और पैट्रीलोकल का मतलब पितृ स्थानिक। यानी किसी जगह के ऊपर फीमेल का होल्ड है, किसी जगह के ऊपर मेल का होल्ड है, उस बेस के ऊपर है। तो इन द फर्स्ट केस द न्यूली मैरिड couple stay with the women's parents, whereas in the second case the couple lives with the man's parents. जनरली हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर पैट्रीलोकल है। तो मैट्रीलोकल के अंदर यानी ये जो कुछ ट्राइबल एरियाज के अंदर ये सिस्टम आज भी चल रहा है वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में। यहाँ पर जो मेल पर्सन है वो अपनी वाइफ के घर पे ही रुक जाता है, मैट्रीलोकल उसके अंदर। और पैट्रीलोकल के अंदर जो फीमेल है वो मेल पर्सन के साथ आती है, यानी वो वहां पर रुकती है। तो पैट्रियार्चिकल फैमिली स्ट्रक्चर एग्जिस्ट वेयर द मैन एक्सरसाइज अथॉरिटी। तो यानी जो पुरुष प्रधान समाज है उसके अंदर क्या है कि मैन एक्सरसाइज अथॉरिटी, एक अधिकार है उसका, एक मुखिया के रूप में काम करता है, उसका डोमिनेंस रहता है। और मैटार्ची वेयर द वीमेन प्ले मेजर रोल इन डिसीजन मेकिंग इन द फैमिली। और जो पुरुष प्रधान समाज है उसके अंदर तो पुरुष जो है मेल पर्सन है वो परिवार का मुखिया है और वही सारे डिसीजन लेता है। और जो मातृस्थानिक है जहाँ पर कि वीमेन का होल्ड है तो वहाँ पर वो सारे के सारे डिसीजन वगैरह किसके थ्रू लिए जाते हैं? फीमेल पर्सन के थ्रू लिए जाते हैं। अब आता है हमारा फैमिलीज आर लिंक टू अदर सोशल स्फीयर एंड फैमिली चेंज। तो अक्सर हम देखते हैं कि वी लुक एट द फैमिली एज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम अदर स्फीयर। जैसे इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल स्फीयर के अंदर हर फैमिली अलग अलग होती है। तो द फैमिली, the household, its structure and norms are closely linked to the rest of the society. तो जो फैमिली है, घर परिवार है और उसका जो स्ट्रक्चर है, ये सब पूरे के पूरे सोसाइटी के साथ में आपस में एक बहुत गहराई से जुड़े हुए। अब यहाँ पर यानी आपकी फैमिली है, आपका जो मैरिज सिस्टम है वो आपकी सोसाइटी के साथ ही अटैच है, आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। इसलिए एक एग्जाम्पल दिया यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का, उसका क्या रिजल्ट निकला। तो ड्यूरिंग द पोस्ट यूनिफिकेशन पीरियड इन 1990s में, यानी ईस्ट जर्मन और वेस्ट जर्मन जब दोनों एक हो गए थे, उस समय पर की गवाह बताता है ये कि विटनेस्ड ए रैपिड डिक्लाइन इन मैरिज। लोगों ने शादी करना ही बंद कर दिया था जर्मनी के अंदर। और उसका रीजन क्या था? बिकॉज द न्यू जर्मन स्टेट विड्रॉ ऑल द प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर स्कीम विच वर प्रोवाइडेड टू द फैमिली प्रायर टू द यूनिफिकेशन। क्योंकि जो नया स्टेट जो बना था उस गवर्नमेंट ने जो भी फैसिलिटीज कपल्स को प्रोवाइड कर रखी थी वो सारी फैसिलिटीज उसने विड्रॉ कर ली थी। यूनिफिकेशन से पहले जो फैसिलिटीज प्रोवाइड थी वो सबको उसने विड्रॉ कर दिया था। तो विड्रॉ करने का रीजन क्या निकला कि लोगों ने मैरिज करना ही बंद कर दिया। तो विद ग्रोइंग सेंस ऑफ इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, तो लोगों के अंदर एक तरह से इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी की जो फीलिंग थी वो डेवलप हुई थी और उसका रिजल्ट क्या निकला? रिफ्यूजिंग टू मैरी। यानी उन्होंने कहा यार पैसा ही नहीं है, शादी कैसे करेंगे, घर परिवार को भी तो चलाना है, उन्होंने मैरिज को करो ही मत।
तो फैमिली एंड किनशिप आर सब्जेक्ट टू चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन ड्यू टू मैक्रो इकोनॉमिक प्रोसेस, बट द डायरेक्शन ऑफ चेंज नीड नॉट ऑलवेज बी सिमिलर फॉर ऑल कंट्रीज एंड रीजन्स। तो इस तरह से हम क्या देखें कि जो जितनी भी इकोनॉमिक प्रोसेस के कारण क्या हुआ कि जो फैमिली है, किनशिप है, वो क्या होते रहते हैं, चेंजेबल है, परिवर्तित होते रहते हैं, रूपांतरित होते रहते हैं। लेकिन जो ये चेंजिंग प्रोसेस है वो जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी एरियाज हैं, उनके अंदर एक जैसा नहीं हो सकता। तो मोर ओवर changes does not mean to complete erosion of previous norms and structure. Change and continuity coexist. तो हालांकि चेंज का मतलब ये नहीं है कि जो पुराने नॉर्म्स हैं उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि कंप्लीट एरोजन ऑफ प्रीवियस नॉर्म एंड स्ट्रक्चर कुछ एंड कंटिन्यूटी कोएग्जिस्ट, इसको पुराने और नए के साथ में एक साथ चलने की जरूरत है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ जेंडर्ड इज द फैमिली। तो द बिलीफ इज दैट द मेल चाइल्ड विल सपोर्ट द पेरेंट्स, यानी मेल और फीमेल बच्चा है, बच्ची है, उसके ऊपर इसने दिया है कि इसमें कहता है कि जो मेल चाइल्ड है जनरली ये माना जाता है कि भाई ये बड़ा होकर के पेरेंट्स की हेल्प करेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, और जो फीमेल चाइल्ड है वो घर छोड़ करके चली जाएगी, मैरिज के बाद में दूसरी जगह चली जाएगी। तो जो फैमिली का जो इन्वेस्टमेंट भी होता था वो भी किसके ऊपर होता था, ज़्यादा मेल चाइल्ड के ऊपर ज़्यादा होता था, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन मेल और फीमेल में। तो डेस्पाइट द बायोलॉजिकल फैक्ट दैट ए फीमेल बेबी हैज बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल देन ए मेल बेबी, द रेट ऑफ इन्फेंट मॉर्टेलिटी एमंग द फीमेल चिल्ड्रन इज हायर इन कंपैरिजन टू मेल चिल्ड्रन इन लोअर एज ग्रुप इन इंडिया। तो इसको लेकिन सबके बावजूद भी क्या देखा है इसलिए कि जो फीमेल बेबी है वो उसके ज़्यादा सर्वाइव करने की चांस है, फीमेल ज़्यादा सर्वाइव करती है, उसकी एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, जबकि जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है वो फीमेल की ज़्यादा है, मेल की कम है। उसका भी रीजन यही है क्योंकि पेरेंट्स उसके ऊपर अपने रिसोर्सेज को स्पेंड नहीं करना चाहते। द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, अब मैरिज भी एक इंस्टीट्यूशन के उसमें दिया। हिस्टोरिकली मैरिज हैज बीन फाउंड टू एग्जिस्ट इन वाइड वैरायटी ऑफ फॉर्म्स इन डिफरेंट सोसाइटी। तो यहाँ पर भी कह रहा है कि भाई जो हिस्टोरिकली क्या माना जाता है कि अलग अलग जो समाज है उसके अंदर जो मैरिज है उसके अलग अलग फॉर्म पाए जाते हैं, व्यापक कई सारे फॉर्म्स इसके नज़र आते हैं। अब मैरिज जरूरी क्यों है ये कह रहा है कि इट हैज़ आल्सो बीन फाउंड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, कई तरह के काम इसके पूरे होते हैं। Indeed, the manner in which marriage partners are arranged reveal an astonishing variety of modes and custom. अब यहाँ पर भी एक चीज़ के जो आपका मैरिज पार्टनर है उसकी आप खोज कैसे कर रहे हैं उसका भी तरीका क्या है, अलग अलग है। और ये अलग अलग कस्टम को यानी मैरिज करने का जो तरीका, मैरिज पार्टनर को ढूंढने का तरीका जो है वो भी अलग अलग सिस्टम को क्या कर रहा है, उजागर कर रहा है, बता रहा है उसके बारे में। अब यहाँ पे कह रहा है फॉर्म्स ऑफ मैरिज। तो वी हैव टू फॉर्म्स ऑफ मैरिज, नेमली मोनोगेमी एंड पॉलीगेमी, यानी एक विवाह और बहुविवाह, सीधा सीधा। तो मोनोगेमी रेस्ट्रिक्ट्स द इंडिविजुअल्स टू वन स्पाउस एट ए टाइम, यानी एक विवाह में आप अपने मैरिज पार्टनर आपका एक ही रहेगा, एक से ज़्यादा मैरिज पार्टनर आप नहीं रख सकते। अगर मेल है तो उसकी एक ही वाइफ रहेगी, जो फीमेल है उसका एक ही हस्बैंड रहेगा। तो मोनोगेमी रेस्ट्रिक्ट्स द इंडिविजुअल टू वन स्पाउस एट ए टाइम। अंडर दिस सिस्टम एट एनी गिवन टाइम
ए मैन कैन हैव ओनली वन वाइफ एंड ए वीमेन कैन हैव ओनली वन हस्बैंड, यानी एक बार में केवल एक ही रख सकता है। इवन वेयर पॉलीगैमी इज परमिटेड इन एक्चुअल प्रैक्टिस मोनोगैमी इज मोर वाइडली प्रेवलेंट। तो यहाँ तक कि है जो मोनोगैमी के अंदर इसको परमिट कर दिया गया है, लेकिन वास्तव में उन परिवारों जहाँ पर कि पॉलीगैमी परमिट है वहाँ पर भी मोनोगैमी ही एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो पॉलीगैमी है डेनोट्स मैरिज टू मोर देन वन मैन एट वन टाइम एंड टेक्स द फॉर्म ऑफ ईदर, यानी एक बार में आप एक से ज़्यादा अपने मैरिज पार्टनर रख सकते हैं। अब पॉलीगैमी है वन हस्बैंड विथ टू और मोर वाइफ, राजा महाराजाओं के अपने उस समय हुआ करते थे। और पॉलिंड्री वन वाइफ विथ टू और मोर हस्बैंड, इसका भी अपने यहाँ पे अपना एग्जाम्पल लिख सकते हैं। महाभारत के अंदर द्रौपदी 5 हस्बैंड थे उसके। तो यूजुअली वेयर इकोनॉमिक कंडीशंस आर हर्श पॉलिंड्री मे बी वन रेस्पॉन्स ऑफ सोसाइटी सिंस इन सच सिचुएशन ए सिंगल मेल कैन नॉट एडिक्वेटली सपोर्ट ए वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो इकोनॉमिक कंडीशन अगर खराब है तो उस समय पर पॉलिंड्री देखा जाता है सोसाइटी के अंदर, यानी उस सिचुएशन के अंदर एक जो सिंगल मेल मेंबर है वो अपनी वाइफ और बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पा रहा, तो उस जगह के ऊपर उसको देखा जाता है। तो आल्सो एक्सट्रीम पॉवर्टी कंडीशन प्रेशराइज ग्रुप टू लिमिट इट्स पॉपुलेशन। सो स्टूडेंट थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम द मैटर ऑफ अरेंजिंग मैरिज रूल्स एंड प्रेस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ेंगे।